ढंग से आप संचालन कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय संयोजक मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व IPS राजा बाबू सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव विश्वकर्मा जी और राष्ट्रीय सचिव हरिशंकर कटेरिया जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजन गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित जिनके मार्गनिर्देशन में और जिनकी ऊर्जा में आज ये पूरा प्रदेश नए ढंग से पार्टी को पुनर्गठित कर रहा है। परम आदरणीय इंजीनियर सतीश सतान जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष, आदरणीय सभी जिलाध्यक्ष, काफ़ी बातें हो चुकी हैं और पार्टी क्या है, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इस पर काफ़ी चर्चा की जा चुकी है। और विशेष रूप से हमारा जो फेसबुक पर अकाउंट है, तपेंद्र शाह के पेज है फेसबुक पर, उस पर जाओगे तो सैकड़ों उसमें हमारे इंटरव्यू और लेख और तमाम पड़े हुए हैं, तो आप पार्टी के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद इस देश में देश का शासन लोकतांत्रिक ढंग से चलेगा, ये संविधान में अपना दिया गया। और देश का शासन लोकतांत्रिक ढंग से चलेगा तो जिम्मेदारी किस पर आ गई? देश को चलाने की जिम्मेदारी किस पर आई? राजा पर आई, महाराजा पर आई, जमींदार पर आई, कि MA पास पर आई, BA पास पर आई, प्रोफेसर पर आई, कि डॉक्टर पर आई, कि पूरे देश की जनता पर जिम्मेदारी आ गई। ये तो पूरे देश की जनता पर जिम्मेदारी हो गई ना कि आपको देश चलाना है। अब देश चलाना है तो आपको राजनीति करनी पड़ेगी। जैसे आपको जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, वैसे अगर देश को चलाना है और देश को चलाने की आपकी जिम्मेदारी है और नहीं चलाएंगे तो लोकतंत्र का कोई अर्थ माने नहीं होता है। अभी बता रहे थे आरपी सिंह साहब की लोकतंत्र का जो लिंकन ने सबसे अच्छी परिभाषा दी है कि लोकतंत्र जनता के हित के लिए, जनता के द्वारा, यानी डेमोक्रेसी इज बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए। तो जनता के लिए ही नहीं बल्कि जनता के द्वारा, ये बहुत प्रमुख एक अवधारणा है लोकतांत्रिक राजनीति। तो जब लोकतांत्रिक राजनीति है, संविधान बना दिया गया, हम लोग कहते हैं कि ये देश न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो संविधान कोई भाई वो प्रेत आत्मा तो है नहीं, कोई इंजन तो है नहीं, कोई जीवित चीज तो है नहीं कि संविधान देश को ठेल करके चलाएगा। संविधान को तो संचालित करने का काम इस देश की आम जनता को ही करना पड़ेगा। बाबा साहब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये संविधान तो बना दिया गया, बहुत ही लोकतांत्रिक संविधान है, जनता को सारे पावर दे दिए गए, 18 साल तक के लोगों को मताधिकार दे दिया गया। लेकिन जिनको संविधान चलाना है, जिनको इस संविधान के माध्यम से देश चलाना है, संविधान बनाया क्यों गया? देश चलाने के लिए। अगर वही चलाने को तैयार नहीं होंगे तो शासन सत्ता चंद लोगों के हाथों में सिमट जाएगी और लोकतंत्र इस देश में खतरे में पड़ जाएगा। आज वही हो रहा है।
अब जैसे ये है कि भाई ये कहा गया कि लोग स्वतंत्रता के बाद इस देश में लोकतंत्र है, सबको उसमें भागीदारी करनी चाहिए, तो सबको राजनीति करनी पड़ेगी। और राजनीति होती क्या है? राजनीति पॉलिटिक्स, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कि पॉलिटिक्स स्टेट को गवर्न करने का, स्टेट को चलाने का, स्टेट की शासन व्यवस्था को चलाने की एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो पॉलिटिक्स राज्य को चलाने का, सत्ता कैसे चले, सरकार कैसे चले, और सत्ता और सरकार ही कहीं भी आपकी समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था, आपके सम्मान की व्यवस्था, आपके स्वाभिमान की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था सत्ता ही करती है। तमाम लोग कहते हैं कि भाई अगर आदमी ठान ले तो सब कुछ हो सकता है। तो हमारे बाप दादे स्वतंत्रता के पहले या जमींदारी में अगर ठान लेते तो क्या इस देश के भाई प्रधानमंत्री हो जाते, मुख्यमंत्री हो जाते? नहीं हो जाते, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब व्यवस्था ऐसी है कि अगर आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन चाहने का एक माध्यम आपको ढूंढना पड़ेगा। भाई जैसा हुआ कि राजनीति सबको करनी है, लेकिन राजनीति करेंगे किसके माध्यम से? इस देश को गवर्न, जैसा मैंने कहा, न राजा करेंगे, न महाराज करेंगे, न माफिया करेंगे, न चंबल के डकैत करेंगे। इस देश को गवर्न कौन करेगा? इस देश को गवर्न करेगा पॉलिटिकल पार्टी। आप किसी कुशवाहा महासभा से, कुर्मी महासभा से, तहरीक महासभा से या कुर्मी महासभा से तो देश को नहीं गवर्न करेंगे ना। सम्राट अशोक क्लब से और चंद्रगुप्त एसोसिएशन से तो आप देश को नहीं गवर्न करेंगे ना। देश को तो गवर्न करेंगे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से गवर्न करेंगे। तो लड़ाई बहुत दिन से चली आ रही है, शब्दावली भी चली आ रही है कि शोषक और शोषितों की लड़ाई इस देश में है। इस देश में, दुनिया के हर देश में है, और हर देश में, और इस देश में भी हर युग में कुछ लोग शोषक हैं। शोषक का वो व्यवस्था करते हैं, राज्य सत्ता के माध्यम से करते हैं, और शोषण का सबसे बड़ा जरिया राज्य सत्ता है। और शोषण से बचना भी है तो आपको राज्य सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा, अन्यथा आप शोषण से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। बाबू जगदेव प्रसाद ने यही कहा था कि शोषक और शोषित की लड़ाई है तो सारे लोग एक हो जाएं। लेकिन अब समस्या कैसे हो जाए भाई? कोई जेपी जैसा आंदोलन चलाकर एक हो जाए, कोई सामाजिक संगठन बनाकर एक हो जाए। इस संगठन से होगा भी क्या? इससे तो सत्ता नहीं मिल सकती ना। तो बाबू जगदेव प्रसाद जी चाहते थे कि इस तरह हो और उनकी एक ऐसी राजनीतिक सत्ता स्थापित हो उस एकता के माध्यम से। लेकिन वो सत्ता स्थापित कैसी होगी? जैसा मैंने कहा, वो तो पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ही हो सकती है और कोई जरिया नहीं है। हमारे बीच तमाम, हम लोग रात दिन, उम्र भी 65 साल हो गई, बहुत लोग काम करते हैं, हमारे बीच तमाम नौजवान आते हैं। अरे साहब क्या कर रहे हैं साहब? हमने साहब सम्राट अशोक क्लब बना लिया है, चंद्रगुप्त क्लब बना लिया है, छत्रपति साहू जी महाराज क्लब बना लिया है, जुटबा क्लब बना लिया है, और साहब समाज सो रहा है। अब हम समाज को मथेंगे और जब समाज जागरूक हो जाएगा तो ऐसे ऐसे साहब हम पॉलिटिकल पार्टी बनाकर इस देश में क्रांति कर देंगे। यानी सारे लोग सामाजिक संगठन बना करके क्रांति कर रहे हैं और आज तक इस देश में क्रांति नहीं हो पाई। ये क्रांति सामूहिक ही संभव है, ये व्यक्ति विशेष से संभव नहीं है, और ये क्रांति राजनीतिक दल के ही माध्यम से संभव है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक चीजें उसको सपोर्ट कर सकती हैं, उसमें मनाही भी नहीं है, उसको आप समानांतर चलाइए। और इस देश में
ज्योतिबा फुले से लेकर के आज तक, या कहिए गौतम बुद्ध से लेकर के आज तक, और आधुनिक भारत में तो ज्योतिबा फुले से लेकर आज तक तमाम महापुरुष हुए जो आपको जगा ही रहे हैं। लेकिन क्या करें, अब आप तो बार बार सो जाते हो, फिर हमारे बीच से एक सज्जन पैदा होते हैं, कहते हैं अब जगाएंगे, फिर जगा करके दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करेंगे। ये ऐसी बात नहीं, हम लोग सब जगे हुए हैं। अब कमी किस चीज़ की है? जैसा हमने कहा कि राज्य सत्ता पर बैठना है, और राज्य सत्ता का अर्थ हुआ कि ये प्रधानी नहीं, ये ब्लॉक प्रमुख नहीं, ये जिला पंचायत नहीं, ये एमपी बनना नहीं, विधायक बनना नहीं। राज्य सत्ता का अर्थ हुआ दिल्ली की कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप बैठिए, ये राज्य सत्ता का अर्थ हुआ। और जब दिल्ली की कुर्सी पर आप बैठेंगे तो दिल्ली की कुर्सी पर बैठने का माध्यम आपका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल ही हो सकता है। तो जो बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि शोषक लोगों के विरुद्ध सारे शोषितों को एक हो जाना चाहिए, सारे शोषितों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन कहाँ एक हो जाना चाहिए? एक पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत हो जाना चाहिए। और जब पूरे देश के शोषित समाज के लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको दिल्ली की कुर्सी मिल जाएगी। इसीलिए बाबू जगदेव प्रसाद, जो हम लोग सम्यक स्वराज पार्टी से काम कर रहे हैं, ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जो बिहार में एक नई राह दिखाई थी हम लोगों को, उसी राह को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लोग भूल गए थे उस राह को। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आज इस देश में तमाम दल बन गए हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जब 67 में दल बनाए, वो दल बनाने वाले थे, दल के दार्शनिक थे, दल के विचारक थे, दल के चिंतक थे, दल के संरक्षक थे, सब कुछ थे दल के। लेकिन उनको अहम नहीं था, उनको यही नहीं था कि हम ही सबसे योग्य हैं। वो चाहते थे कि अगर इस देश में शोषकों के विरुद्ध शोषित समाज को एक करना है तो राजनीति में लोकतंत्र लाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने जब दल बनाया तो खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बीपी मंडल को बनाया जो यादव बिरादरी थे। यानी ये कोयरी ने पार्टी बनाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बना दिया? अहिर को, यादव को बना दिया। और आज हम लोगों के बीच क्या आदर्श हैं कि हम खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आजीवन हम रहेंगे, हम मर जाएंगे तो मेरे बेटा बेटी होंगे। तो भाई कैसे पार्टी चलेगी? हजारों पार्टी तो बनेगी ही भाई। और इसके बाद फिर दूसरा उदाहरण देखिए बाबू जगदेव प्रसाद जी का। बिहार में जब उनके कल की सरकार बनने को आई तो वो खुद कूदकर मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने मुख्यमंत्री भी दूसरे को बना दिया, दूसरे जात बिरादरी के लोगों को बना दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के रामस्वरूप वर्मा जी काम कर रहे थे, उन्होंने बनाया था समाज दल, आपके कानपुर के थे महामना रामस्वरूप वर्मा जी। जगदेव प्रसाद जी का शोषित दल था, दोनों एक दिशा में काम कर रहे थे, दोनों की वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में अगर बिहार की धरती और उत्तर प्रदेश की धरती की राजनीति एक हो जाए और एक लोकतांत्रिक राजनीति है, दो राज्य मिलकर खड़ा कर दें तो पूरे देश में एक राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा। उन दोनों लोगों की बात हुई और ये समाज दल और शोषित दल मिलाकर उन्होंने बना दिया शोषित समाज दल। इसमें भी सारा सब कुछ बुरा गणित बाबू जगदेव प्रसाद जी का था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया? महामना रामस्वरूप वर्मा जी को। ये दुर्भाग्य था कि 70 में शोषित समाज दल बना और 72 में उनकी हत्या कर दी गई। अन्यथा शायद आज हम लोगों को फिर से बाबू जगदेव प्रसाद के वह जो सपना देखा था कि देश में शोषितों की एक लोकतांत्रिक पार्टी होनी चाहिए, वो शायद सपना
पहले पूरा हो गया होता, हम लोगों को नए सिरे से प्रयास करने की ज़रूरत न पड़ती। लेकिन जैसा मित्रों मैंने कहा कि भाई अगर आपको सत्ता में बैठना है तो आपको राजनीतिक दल चाहिए, और अगर केंद्र की सत्ता में बैठना है, क्योंकि बिना केंद्र की सत्ता में बैठे आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हम लोग रोना बहुत रोते हैं, हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे भी जो सम्यक पार्टी के तमाम ग्रुप बने हुए हैं, कभी फलाने का भाषण, कभी ढकाने का भाषण, कभी ये मनुवाद के विरुद्ध, कभी ब्राह्मण था, आप जो है उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। अरे भाई, आप कहीं सम्यक स्वराज पार्टी की बैठक कर रहे हैं, 2 ही लोग हैं, बड़ी प्रसन्नता होगी कि 2 लोगों की सेल्फी लेकर कहिए कि आज हमने जो है फलाने को सम्यक स्वराज पार्टी के बारे में विधिवत समझाया और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपके 75 ग्रुप हैं, लगभग बिहार का मिला करके 100 ग्रुप बने हैं सम्यक पार्टी के, अगर 100 भी ऐसे चित्र डेली आते रहें तो सीना फूल कर गदगद हो जाए कि ये पार्टी आगे बढ़ रही है। कुछ नहीं आ रहा है, आप भाषण देने का अभ्यास करिए। ये जो किताब आपको दे दिया गया है सम्यक पार्टी का, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इसको 10 बार पढ़ लीजिए। काफ़ी विद्वानों ने मिलकर, तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तमाम चिंतकों ने मिल करके और कई परिवर्तन संशोधन के बाद ये पुस्तिका बनाई गई है। ये आप पढ़ लीजिए। वर्तमान में भारतीय राजनीति का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसमें आपको उत्तर न मिल जाए, और इस देश में शोषित राजनीति कैसे खड़ी होगी इसका इसमें पूरी विवेचना है। क्यों नहीं खड़ी हो रही इसका कारण भी बताया गया है, और कैसे खड़ी होगी इसका पूरा एक रास्ता भी इसमें दिया गया है। तो अपने आप में ये पुस्तिका पर्याप्त है, पढ़िए। इसी पुस्तिका को पढ़ करके आप अपना कहीं जाइए, 4 ही लोग इकट्ठे हो, अपना भाषण करिए और किसी को लगा दीजिए कि भाई मेरा भाषण टेप करो और आप सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। लगेगा आपको बोलने का शऊर भी पैदा होगा। अगर ये सम्यक स्वराज पार्टी चाहती है कि इस देश के सभी शोषित समाज के लोग एक हों, शोषित समाज के सारे नौजवान आगे आए, देश की अगुवाई करें, तो निश्चित रूप से आपको राजनीतिक शऊर सीखना पड़ेगा, और राजनीतिक शऊर आपको मुखर होना पड़ेगा। आपको पार्टी की विचारधारा समझ करके लोगों के बीच जाना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि राजनीति होता क्या है, राजनीति अपने बढ़ाने के लिए नहीं होता। अभी सदान साहब कह रहे थे कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई कि एक ही घर परिवार के लोग बार बार विधायक हो रहे हैं, MP हो रहे हैं, मुख्यमंत्री हो रहे हैं, मंत्री हो रहे हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि इसमें से सारे लोग आते जाएं। व्यवस्था नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर सम्यक स्वराज पार्टी आप लोग कायदे से खड़ा कर दें, और राजनीति का मतलब देश चलाना हुआ, राजनीति का मतलब, सत्ता का मतलब राष्ट्र की खुशहाली, समृद्धि, समता, सबके लिए काम करना पड़े, सबको बेहतर शिक्षा मिले, सबको रोजगार हो, सब खुशहाल रहें, सब स्वाभिमान से रहें, समता से रहें, और अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन राजनीति सेवा हो जाएगी, उस दिन अपने आप तमाम लोग हैं जो सेवा भी देश की नहीं करना चाहते हैं, सेवा करने वाले भी कम लोग हैं। दुर्भाग्य है कि आज राजनीति शुद्ध रूप से व्यवसाय हो गई है, और जब शुद्ध रूप से राजनीति व्यवसाय है तो भाई एक वो भी धंधा है। जैसे कोई जैसे भाई साहब है, ट्रांसफार्मर बनाने के बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई किसी का बिजनेस कर रहा है, कोई किसी का बिजनेस कर रहा है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे तमाम लोग हैं जिनका MP MLA का बिजनेस है, और भाई बिजनेस से इतनी कमाई कर लिए हैं, जैसे वो होता नहीं है, दुकान में कमाई हो गई, 100 रुपये कमाया, फिर लगाया, फिर 150 कमाया, फिर 200 कमाया, तो भाई उसका बिजनेस जो छीनेगा। आज इसीलिए ना राजनीति में देखिए ना, जेल भेज दे रहे हैं, फर्जी मुकदमे कायम करवा रहे हैं अपने प्रतिद्वंदियों को। तो जिस दिन राजनीति सेवा हो जाएगी, उस दिन राजनीति में वैसे ही लोग आएंगे जो वास्तव में सेवा करना चाहेंगे, और यकीन मानिए सेवा करने वाले कम हैं। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर सेवक वृत्ति
की है। और आप सेवा का देख लीजिए कि हमारे देश में जितने लोग हैं उनकी कोई चिंता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र की सरकार शिक्षा को कहाँ ले गई, रोजगार को कहाँ ले गई, आपके लॉ एंड ऑर्डर को कहाँ ले गई, खेती किसानी को कहाँ ले गई। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ गया है। हो सकता है कि इस क्षेत्र में भी हो, मुझे पता नहीं। पूरी उत्तर प्रदेश का तो मुझे पता है कि बलिया से लेकर के पूरा इलाहाबाद और उधर फतेहपुर तक एकदम भीषण सूखा है। अभी मैं गांव गया था इलाहाबाद, भीषण सूखा है। हम स्वतंत्रता के इतने दिन बाद वाटर मैनेजमेंट इस ढंग से नहीं कर पाए कि किसानों को 2 दिन में कम से कम उनकी फसल बचाने के लिए भी पानी की व्यवस्था कर दें इस देश में। जबकि ऐसी बात नहीं है कि हम व्यवस्था नहीं कर सकते। इजराइल जैसा देश जहाँ ऊसर ही ऊसर है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, बरसात कम होती है, उन लोगों ने अपने बीच थोड़े से पानी के बीच ऐसी पानी की मतलब वाटर मैनेजमेंट, पानी का ऐसा प्रबंधन किया है कि आज पूरा इजराइल पूरे विश्व के लिए सब्जी उत्पादन के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए, खेती के लिए और जल प्रबंधन के लिए पूरे विश्व में आज वो आदर्श हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ प्राथमिकता नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षा की प्राथमिकता नहीं है। आज अगर गांव की शिक्षा को, सरकारी विद्यालय को जो कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक है, अगर उसको कहा जाए कि आप उसका मूल्यांकन करके उसको नंबर दीजिए तो 100 में कितना नंबर देना चाहेंगे भाई आप लोग जरा बता दीजिए। 100 में कितने नंबर देंगे कक्षा 1 से इंटर तक की जो सरकारी एजुकेशन है? 5 नंबर। अरे भाई कुछ बढ़ा दो भाई है? तो ये हाल है। सरकार हर घर में 2-2, 3-3 बच्चे बेरोजगार हैं। और आज हालत ये है कि बड़ी होती है कि MA BA B.Ed करके तमाम हमारे जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर लगे हुए हैं, किसी को 2,500 मिल रहा है, किसी को 3,000 मिल रहा है, किसी को 4,000 मिल रहा है। और तमाम हमारे किसान ऐसे हैं, यानी जिस देश में 70% किसान हो, हमारे प्रदेश में ही क्या पूरे देश में, उन 70% किसानों में लगभग 80% किसान ऐसे होंगे जिनकी वार्षिक आमदनी भी अगर खर्चा वर्चा जोड़ लीजिए तो 1 लाख रुपए नहीं होता। यानी 8,000 रुपये महीने का भी उनकी आमदनी नहीं है। कैसे परिवार चलाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाएंगे। चिकित्सा का ये हाल है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का ये हाल है। हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लिखते रहते हैं कि भाई कॉलेजियन सिस्टम समाप्त होना चाहिए, जुडिशरी में हम कहीं नहीं हैं, हम यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं हैं। आज हमारे दलित और पिछड़े आदिवासी समाज के भी तमाम बच्चे नेट और JRF क्वालिफाई कर रहे हैं। हमने तो कई लोगों को राय दिया कि भाई ये कहाँ चक्कर में पड़े हो, ये तो ऐसा भ्रमजाल है कि इसमें तुम PhD करते करते बुढ़े हो जाओगे और जल्दी नौकरी नहीं मिलनी है, इससे बढ़िया कोई और काम कर लो। हम ये डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि अगर हमारे 1,000 बच्चे नेट JRF और PhD वाले निकल रहे हैं तो मुश्किल से 10-5 लोगों को कायदे से नौकरी मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रहे? ऐसा नहीं है कि वो अयोग्य है, ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं है, ऐसा इसलिए है कि हम शासन सत्ता में नहीं हैं। आज रोजगार को, जो बेरोजगारी है इसको समाप्त किया जा सकता है, चिकित्सा का बेहतर समाधान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार आज कितना खर्च करती है साल भर में पता है? 6 लाख करोड़ हर साल खर्च करती है, 6 लाख करोड़। और केंद्र सरकार कितना खर्च करती है? 40 लाख करोड़। यानी 6 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश का हर साल, यानी 5 साल में कितना खर्च कर दिए? 30 लाख करोड़। और भारत सरकार कितना खर्च कर दी? 200 लाख करोड़। इतना धन गंगा में बहा जा रहा है, लेकिन इस देश की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, क्योंकि व्यवस्था बनाने वालों की इच्छा ही नहीं है कि इस देश के शोषित समाज के बच्चे भी
कायदे से पढ़े लिखे, उनके पास भी रोजगार हो, वो भी IIT में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने, वो भी अमेरिका पढ़ने जाएं, वो भी ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाएं, वो भी लंदन पढ़ने जाएं, वो भी JNU पढ़ने जाएं, वो भी BU पढ़ने जाएं। अभी मैं गांव में विद्यालय खोल रखा हूँ, माताजी के नाम पर 2009 से विद्यालय चल रहा है, इंटर तक साइंस की मान्यता है, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड बच्चे और तमाम हमारी इच्छा होती है कि जा कर के BU में पढ़ें, BHU में पढ़ें, अलीगढ़ में पढ़ें, अच्छे विश्वविद्यालयों में जाएं, लेकिन कोचिंग करें जा कर के कानपुर। लेकिन आपके कानपुर में कोचिंग करने कोई बच्चा आए तो उसका खर्चा कम से कम 5-6 हज़ार रुपये महीने तो होगा ही नहीं, इतना तो होगा ना। अब 5-6 हज़ार रुपये महीने जिस परिवार की आमदनी 1 लाख रुपए साल की है, वो 12-72 हज़ार रुपये साल भर में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कैसे खर्च कर सकता है। तमाम टैलेंटेड लड़के हैं जो DU में जा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भैया वहाँ का खर्चा कहाँ से आएगा। और मैं भी निरुत्तर हो जाता हूँ कि खर्चा कहाँ से आएगा। आज इस देश में क्या हमारी सरकारें दलित पिछड़ों के लिए ऐसे जगहों पर तमाम हॉस्टल नहीं बना सकते थे, निःशुल्क हॉस्टल बना सकते थे, सस्ते खान पान की वहाँ व्यवस्था होती, सस्ती कोचिंग की व्यवस्था होती, हमारे हज़ारों बच्चे पढ़ लेते दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU और तमाम जगहों पर। आज आपके कानपुर में तमाम जगहों के बच्चे कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, कितने के लिए हॉस्टल उपलब्ध है? मुश्किल से शायद 5% बच्चों के लिए भी नहीं उपलब्ध होगा। सरकार चाहे तो सारी व्यवस्था कर सकती है और सरकार का यही काम है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य और सही बात यह है कि रोजगार सबको सरकार नहीं दे सकती, लेकिन रोजगार सृजन के लिए परिस्थितियां बनानी चाहिए। बैंक की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे तमाम व्यवसायी लोग हैं जो दलित पिछड़े के काम कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा उनका कहीं न कहीं से पावरफुल ना हो तो देखिए आपका ये जो पूरा तंत्र है आपको किस ढंग से परेशान करते हैं। तो अगर आपको बिजनेस भी करना है, व्यवसाय भी करना है, स्वाभिमान से रहना है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो सबके लिए सत्ता चाहिए। और आज हम जो ये पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, भाई हम तो गांव से पढ़े, अब पढ़ लिख करके हम भाई डिप्टी कलेक्टर बन गए, IAS भी हो गए, रिजाइन भी कर दिया, BRS भी ले लिया, बढ़िया घर भी बन गया, सब कुछ है भगवान बुद्ध की कृपा से। लेकिन क्या हमारे गांव की, हमारे नातेदार रिश्तेदार की वही स्थिति है क्या? मैं देखता हूँ तो बेहद कष्ट होता है, जितना कर सकता हूँ करता भी हूँ। इसीलिए गांव में मैं सारे अपने खर्चे को कर्टेल करके एक इंटर कॉलेज माताजी के नाम पर बनाया कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन ये प्राइवेट हम लोग उदाहरण तो देते हैं कि भाई अगर फलाने चाहते होते तो एक कॉलेज बना फलाने, अरे भाई कितने लोग चाह लेंगे। यहाँ 1 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करती है हर साल शिक्षा पर। कितना खर्च करती है और कितने आदमी मिले तो 1 लाख करोड़ हो? 1-1 करोड़ अगर 1 लाख आदमी दे उत्तर प्रदेश के खर्च करें हर साल, तब 1 साल का बजट होगा। तो 1 लाख करोड़ तो गंगा में बहा जा रहा है, कूड़े में चला जा रहा है। और हम रामलाल को ललकार रहे हैं कि अरे रामलाल आप चाहते तो बड़ा आपके पास पैसा था, एक कम से कम इतने कॉलेज बना दिए होते। भाई रामलाल को समझ नहीं है, लेकिन शासन सत्ता को तो समझ में होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति इसीलिए हो रही है। राजनीति देश को मजबूत करने के लिए होती है, समाज को मजबूत करने के लिए होती है। इसीलिए इस 90% शोषित समाज को सबसे ज़्यादा राजनीति की ज़रूरत है, क्योंकि राजनीति के बिना आप सत्ता में नहीं आएंगे। और राजनीति और पॉलिटिकल पार्टी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको राजनीति से बड़ी एलर्जी है। अगर आपको राजनीति से एलर्जी है, इसका अर्थ हुआ कि आपको देश की व्यवस्था से बहुत बड़ी एलर्जी है। यानी आप चाहते नहीं, क्या चाहते भाई देश में किस प्रकार की व्यवस्था बने, किस प्रकार की शिक्षा हो, किस प्रकार का वैचारिकी हो।
हम तमाम कहते हैं इस देश में मनवाद छाया हुआ है, मनवाद छाया हुआ है। अरे भाई आप सत्ता में आ जाओ, मिटा दो ना, कौन मना कर रहा है मिटा दो। आप सत्ता में आइए, पार्लियामेंट पर आपका बहुमत हो, राज्यसभा लोकसभा आपका प्रेसिडेंट हो, और पहले ही दिन एक पारित कर दीजिए कि आज से इस देश में कोई वर्ण और जाति हिंदू समाज में नहीं दिखेगा। तो कल से हिंदू समाज में 50 साल बाद सारी सब भूल जाए ना कि कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ण का है। तो सत्ता में आकर सब कुछ कर सकते हैं। अंग्रेज साहब बहादुर थे, यहाँ सत्ता में आकर सती प्रथा रोका, बाल विवाह रोका, उन्होंने शादी की उम्र बढ़ाई और तमाम चीज़ें थी। इस देश में कानून सबके लिए एक कर दिया, CRPC एक कर दिया, CPC एक कर दिया, IPC एक कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई किसी की हत्या करेगा तो चाहे वो किसी जाति का हो, वर्ण का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, जमींदार हो, दरिद्र हो, पैसे वाला हो, MA हो, पास हो, अंगूठा टेक हो, सबको बराबर दंड मिलेगा। तो आप सत्ता में आइए, सब कुछ कर लीजिए। कॉलेजियम समाप्त हो सकता है, यूनिवर्सिटी में प्रवेश हो सकता है, एक समान पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लागू हो सकती है, रोजगार की नीति लागू हो सकती है। समतावादी सांस्कृतिक सोच जो बाबा साहब की सोच है, ज्योतिबा फुले की सोच है, ये कायदे से लागू किया जा सकता है, लेकिन वो तभी लागू किया जा सकता है जब आप सत्ता में आएंगे। लोग संयुक्त स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये एक नई शुरुआत है। एक नई शुरुआत इसलिए है कि आज तक हम बात तो बड़ी करते हैं कि सारे पिछड़े एक हो जाएं, सारे दलित एक हो जाएं, सारे शोषित लोग एक हो जाएं। ये कुछ नहीं तो जो संविधान का शब्द है, सारे SC OBC और माइनॉरिटीज के लोग एक हो जाएं, एक तो हो जाए राजनीति में। लेकिन उसका फार्मूला क्या है आज तक कोई नहीं बताता। फार्मूला सबने यही बताया कि भाई हमने एक दल बनाया, सब मेरे पीछे आ जाओ और मैं आजीवन रहूँगा, फिर मेरा बेटा रहेगा। हम ही को सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की समझ है, हम ही सबसे ज़्यादा बाबा साहब को पढ़े हैं, हम ही सबसे ज़्यादा ज्योतिबा फुले को पढ़े हैं, हम ही बाबू जगदेव प्रसाद को पढ़े हैं, हम ही सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर उतर करके, हमको नेता मान लो। इसके बाद मेरा बेटा सबसे समझदार है क्योंकि सारा गुणमंत्र मैंने इसको दे दिया। और बाकी इस देश में सारे नौजवान बेवकूफ़ हैं, वो सिर्फ पिछलग्गू रहे और उनका जिंदाबाद बोलते रहे। आज इसी कारण अभी मंच से बताया भी गया होगा, बड़े बड़े आंदोलन फेल हो गए इस देश में। सबसे बड़ा आंदोलन माननीय काशीराम जी ने 84 में शुरू किया, बहुजन समाज पार्टी के रूप में। नाम क्या दिया? बहुजन समाज। बहुजन माने क्या होता है भाई? जो बाबू जगदेव प्रसाद ने शोषित शब्द लिखा वही तो बहुजन है। तो बहुजन माने क्या होता है? बहुजन माने एक जाति होती है क्या? बहुजन माने तो सभी लोग हुए ना। अगर 84 में पार्टी बना लिए, 5 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लेते, 5 साल बाद कोई कुशवाहा हो जाता, 5 साल बाद कोई कुछ भी हो जाता, तो आज जिनका रोना रो रहे थे क्या हम रोना रोते? और समाज में ऐसे लोगों को आना चाहिए। मैं तो आह्वान करूंगा कि भाई ये कानपुर पढ़े लिखों का केंद्र है और ये बिजनेस के साथ साथ एक राजनीति का भी बहुत बड़ा केंद्र है, बुद्धिजीवियों का भी बहुत बड़ा केंद्र है। तो ऐसे केंद्र से अच्छे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना चाहिए। और अगर बुद्धिजीवी लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली तो रहेगी नहीं। अयोग्य आदमी बैठेगा, अयोग्य आदमी देश चलाएगा, तो फिर आपके हिस्से में क्या आता है? रोना। रोते रहिए भाई। अगर रोने से देश सुधर जाए, व्हाट्सएप से सुधर जाए, गाली देने से सुधर जाए, तो सारे देश के हम शोषित समाज के लोग बैठ जाते हैं सब राजमार्ग पर, 24 घंटे रो ही देते हैं। भाई हो सकता है कॉलेजियम समाप्त हो जाए, हो सकता है हम प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठ जाए, हो सकता है शिक्षा सुधर जाए, हो सकता है रोजगार सुधर जाए, हो सकता है कि अभी 400 लोगों को लेटरल एंट्री से भर्ती कर दिया गया। 400 लोगों को, यानी 26 साल लोग IAS की डायरेक्ट सेवा करते थे, तब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते थे। कितने साल? 26 साल। अब इन्होंने कहा है ठीक है भाई, ये दलित पिछड़े IAS हो रहे हैं, बनने दीजिए। अब जब 26 साल ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर जहाँ निर्णय की स्थिति में जाएंगे, तो उनकी जगह हम बैठा देंगे 10 साल ला कर वाला कहीं का दूसरी जगह पर। तो उन्होंने कहा कि अब एक ऐसी व्यवस्था है कि ये जो IAS और IPS से लोग जा रहे हैं, IRS लोग जा रहे हैं, ये बहुत योग्य नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम योग्य लोगों की एक अलग से भर्ती करते हैं और कोई भी व्यक्ति जो किसी भी यूनिवर्सिटी में, कहीं भी उद्योग में, अडानी के यहाँ, अंबानी के यहाँ 10 साल नौकरी किया हो, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे दे और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाए। और 400 ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए।
आज सारे विभागाध्यक्ष केंद्र सरकार में और महत्वपूर्ण जो पद है वो सब इन्हीं लोगों के पास है। तो हम लोगों की हिस्से तो सिर्फ रोना है, और रोना इसलिए है कि हम लोगों ने व्यक्ति की, परिवार की और जात की पार्टी बनाई है, और इसके बारे में अभी भी चिंतन नहीं है। हम लोग सामूहिक नेतृत्व में विश्वास नहीं रखते। हम लोग, जैसा कि अभी सचान साहब से मैंने कहा कि भाई क्यों मैराथन दौड़ रहे हो, मर जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, अकेले नहीं दौड़ पाओगे, भैया रिले दौड़ शुरू करो ना। हम जहाँ तक दौड़ सकते हैं हम दौड़े, फिर झंडा आगे को थमाए वो दौड़े, फिर आगे को थमाए वो दौड़े, तो इस दौड़ में तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन हमारे सारे नेता मैराथन दौड़ रहे हैं। काशीराम जी मैराथन दौड़े, कुछ नहीं कर पाए। मायावती जी दौड़ रही हैं, मुलायम सिंह जी दौड़े, उनके पुत्र दौड़ रहे हैं। तो ये जो थोड़े थोड़े क्षेत्र का क्षेत्रीय नेता बन जाना, कभी कभी बन जाना, उस समय नहीं समझ में आया था लोगों को। मुखौटा था बहुजन का, सपोर्ट कर दिया, और जब पता चला कि बहुजन माने एक जाति एक परिवार, तो सब लोगों ने छोड़ दिया। अब मायावती के जात बिरादरी के लोग सबको गरिया रहे हैं। गरिया ये रहे हैं कि हमने फलाने जात को मंत्री बनाया, हमने फलाने जात को मंत्री बनाया, हमने फलाने जात को विधायक बनाया, हमें फलाने जात को विधायक। ये बड़े क्या कहते हैं, नमक हराम है, और हमको सब छोड़कर चले गए। अरे भाई तुमने थोड़ी बनाया, सब लोगों ने मिल करके एक बहुजन समाज की आपने बात की, सब लोगों ने मिल करके एक ज्वाइंट कंपनी बनाया, सब ने उसमें शेयर डाला, उसमें कुलमी बोर्ड का शेयर था, उसमें तेली बोर्ड का शेयर था, उसमें कोयली काठी, मतलब अयर गरड़िया पाल लोधी खटिक धोबी पासी सभी लोगों का शेयर था ना। और जब लगा कि कंपनी के मालिक आप ही होना चाहते हैं, देखिए जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक आदमी आजीवन नेता होना ही नहीं चाहिए, चाहे जितना काबिल हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों के बीच लोग कहते हैं अरे साहब कोई काबिल को के पीछे तो लगना पड़ेगा। अरे भाई वही रामेलाल काबिल है, भाई रामलाल के समानांतर तमाम लोग काबिल हैं। और हमारा ये कहना है कि अगर हम सामूहिक कोई नेतृत्व विकसित कर लेंगे, पार्टी विकसित हो जाएगी, तो अगर उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा थोड़ा कम योग्य भी बैठेगा तब भी पार्टी चलती रहेगी। आप लोग तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से जानते हैं, यूनिवर्सिटी एक संगठन तैयार हो गया, उसमें क्लर्क हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब हैं, डीन है, विभागाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पूरा सिस्टम है, चल रहा है, बिजली बत्ती हर टाइप की सुरक्षा है, व्यवस्था है। और उसमें कुलपति अगर एक मंदबुद्धि भी आ जाए तो वो भी साल 2 साल काट लेता है, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है। ऐसे अगर हम पॉलिटिकल पार्टी में सिस्टम बना दें तो मंदबुद्धि की क्या बात है भाई। इस देश में क्या हर जात में प्रतिभाशाली लोगों की कमी है क्या? और अलग अलग सभी प्रतिभाशाली हैं, अलग अलग अखिलेश प्रतिभाशाली हैं, मायावती भी प्रतिभाशाली हैं, राजभर जी भी प्रतिभाशाली हैं, कुशवाहा जी भी प्रतिभाशाली हैं, निषाद जी भी प्रतिभाशाली हैं। अलग अलग सब जातियों ने पार्टी बनाकर सब प्रतिभाशाली हैं, लेकिन समूह में काम नहीं करना चाहते। और जब तक समूह में ना ही काम करेंगे हम लोग, तब तक इस देश में हम कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए सम्यक स्वराज पार्टी में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, पार्टी का महत्व है। यहाँ पार्टी जिंदाबाद है, पार्टी संगठन है, यहाँ व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। आज जिलाध्यक्ष हमारे नहीं आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके सामने कुछ समस्या थी। पहला मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, फिर विश्वकर्मा जी हुए, फिर माननीय बीपी सिंह जी हैं, कोई भी बिरादरी से हैं। अभी 2 साल बाद हट जाएंगे, कोई अन्य बिरादरी से आएगा। प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है। और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट करके कोई पार्टी में नहीं काम कर सकता? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तभी काम करेंगे। अरे भाई आप संरक्षक के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप जो है उससे हट करके भी पार्टी का उतना ही हितैषी रह सकते हैं, उतना ही ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं, उतना ही रचनात्मकता से काम कर सकते हैं जितना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बने हैं और कोई कारण नहीं है, मुख्यमंत्री बनेंगे, अरबों का घोटाला करेंगे, उनका पूरा परिवार घोटाला करेगा, राजा साहब बन जाएंगे, जाति के नेता बने हुए हैं, कुछ नहीं तो 5 टिकट ही मिल जाए, 5 टिकट मिल गया, 10-10 करोड़ का एमपी का बेच दिए, 5-5 करोड़ का एमएलए का बेच दिए, 25 करोड़ का धंधा हो गया। आप बताइए हमारे देश में कौन सा ऐसा धंधा है कि 5 करोड़ में 5 साल में 25 करोड़ कमा दे? कोई ऐसा धंधा है नहीं। तो ये धंधेबाज है, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति होती है देश चलाने के लिए, और आपको देश चलाने के लिए आपकी कहीं आवाज़ निकलती है। आज कोलेजियम नहीं हमारे बीच, आरक्षण समाप्त हो रहा है, कोलेटरल सिस्टम आ गया, शिक्षा चौपट है, रोजगार चौपट है,
हमारा मान सम्मान सब कुछ चौपट है। हमारे ये दलित पिछड़ों के कोई एमपी मेरे बोल पा रहे हैं क्या कि कौन सी राजनीति कर रहे हैं? राजनीति करनी है इस देश में, एक बड़ा विजन बनाना पड़ेगा। और राजनीति सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता। लोकतांत्रिक देश में राजनीति अपना परिवार चलाने के लिए नहीं होता, अपना भौकाल बनाने के लिए नहीं होता, कमाई के लिए नहीं होता, अपने जात को बढ़ाने के लिए नहीं होता। राजनीति होता है राष्ट्र और देश को मजबूत करने के लिए राजनीति होता है। और सम्यक स्वराज पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है कि हम देश और राष्ट्र को मजबूत करेंगे और सब मिलकर करेंगे। आज हम लोगों के बीच तमाम क्रांतिकारी, अब उन पर चर्चा भी करना, लेकिन है ऐसे तमाम क्रांतिकारी व्यक्तित्व पैदा हो जाते हैं और हमारे नौजवान भी कहते हैं कि देखो क्या वो सड़क पर संघर्ष कर रहा है, अरे सड़क पर ऐसे संघर्ष करते करते मर जाओगे। रामविलास पासवान से बड़ा कोई उदाहरण इस देश में नहीं हो सकता। 9 बार एमपी रहे और 9 बार कैबिनेट मंत्री रहे। आज रामविलास पासवान का भारतीय राजनीति में, दलितों की राजनीति में, शोषितों की राजनीति में अगर मूल्यांकन करके कहा जाए कि उनको कुछ आप सम्मान देंगे तो शायद नकारात्मक ही उत्तर मिलेगा। धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। तो हम लोगों को रोने से कोई फ़ायदा नहीं, हम लोगों को समस्याएं गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं। आप सामाजिक संगठन चलाते रहिए, आप सांस्कृतिक संगठन चलाते रहिए, लेकिन इन संगठनों के साथ साथ राजनीति में आइए। और राजनीति माने राजनीतिक दल। और आज के समय में सिर्फ एक राजनीतिक दल है पूरे देश में शोषितों का, बाबू जगदेव प्रसाद के बाद सम्यक स्वराज पार्टी, जिसमें इस बात की गारंटी है कि एक जात बिरादरी का आदमी जिलाध्यक्ष बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री बनेगा। या तो हम लोग अपने जातीय उन्माद में, जातीय इमोशंस में, क्योंकि वो नेता जिनको टिकट बेचना है 4 टिकट लेकर के 5-5 करोड़ का, वो तो जात के नेता बनेगा, उसके पास धन भी है, वो धन भी खर्चा करेगा, वो भौकाल भी अपना बनाएगा, वो आपको मंच लगाने के लिए भी पैसा दे देगा। हर जात बिरादरी के नेता ये कर रहे हैं। और लेकिन आपको बड़ी राजनीति की ओर कभी वो नहीं ले जाएगी। ये सम्यक स्वराज पार्टी सही अर्थों में आपको राजनीति सिखाना चाहती है, आपको राजनीतिक बनाना चाहती है और आपको इस देश का भाग्य विजेता बनाना चाहती है। भाई हम 90% लोग हैं और 90% लोग आज इस देश में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं। व्हाट्सएप देखिए, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। अरे भाई होना चाहिए, तुमको 1000 चाहिए, लेकिन उस चाहिए को पूरा कौन करने जा रहा है? पूरा करने के लिए तो आपको खुद सत्ता का कमान संभालना पड़ेगा। 90% समाज भिखमंगा न हो, भाग्य विधाता बने इस देश का, इस देश का भाग्य विधाता बने, अपना भाग्य विधाता न बने। अगर देश अच्छा होगा, ये देश क्या है, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र क्या है? हम ही सब आदमी मिलकर के राष्ट्र हैं। इस सीमाओं में रहने वाले देश के सारे निवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, काले, गोरे, आदिवासी, SC, ST सब मिल करके ये देश बना। और इस देश शिक्षित होगा, इस देश के नागरिक शिक्षित होंगे, तभी तो शिक्षित होगा भाई देश। हमारे देश में अभी 5 नंबर आते रहे थे सरकारी शिक्षा को, और हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। कहाँ से विश्वगुरु बन जाएंगे? देश सोने की चिड़िया था, देश भी सोने की चिड़िया होगा, लेकिन इस देश में 80% आदमी ऐसे हैं कि जिनको आज अगर 5 किलो ये गेहूँ नरेंद्र मोदी की कृपा से न मिले तो बेचारे भूखों सोना पड़े। हम इस देश को इस प्रकार चलाएंगे तो कैसे देश सोने की चिड़िया बनेगा भाई? चंद लोगों के घर में सोने की चिड़िया लटक जाए दरवाजे पर तो क्या सोने की चिड़िया हो जाएगा? चंद लोगों के बच्चे क्या ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से और IIT कर लें तो क्या देश शिक्षित हो जाएगा? चंद लोगों को रोजगार हो तो क्या देश में रोजगार, चंद लोग खुशहाल हो तो क्या खुशहाल हो जाएगा? इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। एक बहुत बड़ा एक विजन, एक बहुत बड़े सपने, एक बहुत बड़ा, जैसा कहते हैं ना, जितना बड़ा जाल फैलाओगे उतना ही बड़ी मछली आएगी। तो अगर देश की सत्ता को कब्जा करना है तो जाल बड़ा फैलाना है, और ये जाल वही है जो लोकतांत्रिक जाल होना चाहिए। और बिना लोकतंत्र के हम लोग लोकतांत्रिक संगठन के, जैसे लोग कहते हैं अरे सर संगठन क्या होता है सर? वैचारिकी होनी चाहिए। वैचारिकी क्या काशीराम की कम थी क्या? या वैचारिकी क्या मुलायम सिंह की कम थी? वैचारिकी या चंद्रशेखर रावण की कम है या रामविलास की कम है? लेकिन इस वैचारिकी से काम नहीं चल रहा है। वैचारिकी क्या DMK का कम है क्या? DMK क्या पूरे देश के भाग्य विधाता हो जाएंगे क्या? और आज हमारे देश में देखिए कि जिस ढंग से हम लोग अपने को बढ़ाने में लगे हुए हैं,
कितनी दुर्दशा है। शिवसेना में देखिए भतीजे ने विद्रोह कर दिया, शरद पवार को की पार्टी में देखिए पुत्री को कमान देना चाहते थे, भतीजे ने कर दिया। पहले भतीजे ने किया, उसके पहले चेले कर दिए। करुणानिधि के परिवार में आप देखिए कि उनके क्या नाम है, दयानिधि महाराज अलग राजनीति कर रहे हैं, करुणानिधि के बेटे अलग कर रहे हैं, उनकी एक पुत्री कनिमोजी जी है वो अलग राजनीति कर रही हैं। अभी और पार्टियां बनेगी। देवीलाल के परिवार में 3 पार्टी बन गई। हमारे यहाँ ये तो देर सवेर हर व्यक्ति के यहाँ, रामविलास पासवान के यहाँ 2 पार्टी बन गई। अभी जगन मोहन रेड्डी के यहाँ उनकी माँ और उनकी बाप अलग पार्टी बनाए टहल रहे हैं। एन.टी. रामाराव के दामाद अलग पार्टी बनाए हैं और उनकी बिटिया अलग पार्टी बना ली। तो इस देश में हो क्या रहा है? हम हजारों टुकड़ों में बटे हुए हैं और लोग कह रहे हैं गठबंधन करके हम राजनीति कर लेंगे। गठबंधन करके कैसे राजनीति कर लोगे भाई? आप 20 पार्टी के लोग, 20 जातियों की पार्टी है, और अगर 20 जातियों के लोग मिल भी गए तो इस देश में कितनी जातियाँ हैं? कम से कम 6000 जातियाँ हैं कि नहीं है? तो 6000 - 20 ये कहाँ जाएंगे भाई? क्यों? आपके पास विशेष जाति का तो वोट है पूरे देश में, और जो यानी 6000 में जो 20 हटा दीजिए तो 5980 ये जातियाँ क्या करेंगी? ये आपके ऊपर फाट पड़ेगी क्या? क्यों फाट पड़े? आपकी पार्टी, आपके परिवार की पार्टी, आपके जात की पार्टी है, आपके लोग फाट पड़े, आपके जात के फाट पड़े, बाकी जातियाँ क्यों फाट? इस मनोविज्ञान को हमारे लोग नहीं समझ पा रहे। इसीलिए ये गठबंधन की राजनीति भी सफल नहीं हो पाएगी। और हमें दूसरों को नहीं देखना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं कि भाई कहाँ नहीं ये है, कहाँ नहीं वो है, कहाँ नहीं परिवार। अरे हमसे क्या मतलब भाई? हमें तो शोषितों से मतलब है। इस देश के शोषित समाज की राजनीति विकसित करनी है, और अगर शोषित समाज की राजनीति विकसित करनी है तो आपको व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इससे ऊपर उठना पड़ेगा और एक बड़ा जाल फैलाना पड़ेगा। अन्यथा वो नदी के किनारे एक वो डंडा वाला भी मछली फंसाने वाला होता है ना, वो क्या करते हैं, एक मछली कटिया क्या करते हैं, एक खोलिए। तो ये हमारे जो क्षेत्रीय दल हैं जात जात के कटिया लिए बैठे हैं, एक आध तो फंस गई, शाम तक तो फंस गई। हम चाहते हैं आप लोग राजनीति को समझो, देश को समझो। ये लोकतंत्र है। जैसा मैंने कहा, राजा महाराजा जमींदार ये राज नहीं करेंगे, आप ही लोगों को राज करना है। लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे, आप लोग तो कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। आप इस देश के भाग्य विधाता हो। जनगण जो भाग्य विधाता है, तो जनगण आप ही तो 90% लोग हो भाई। लेकिन आप राजनीति करोगे तो किसी के अहित के लिए नहीं करोगे। अगर सब शिक्षा होगी तो सबके लिए होगी, व्यवस्था होगी तो सबके लिए होगी, रोजगार होगा सबके लिए होगा। हम लोग बुद्ध के वंशज हैं। हम लोग समता, करुणा, प्रेम, दया, मोहब्बत में यकीन करने वाले लोग हैं। हम समाज को बांटते नहीं हैं। हमने अखंड समाज बनाया बुद्ध के माध्यम से, तो अखंड भारत भी बनाया है। आज एक विचारधारा के लोग बहुत बातें करते हैं, हम अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। इन लोगों से पूछिए, तुमने समाज को खंड खंड में बांटा, बड़ व्यवस्था बनाकर, और जो लोग अखंड समाज नहीं बना सकते वो इस देश में कभी भी अखंड राज्य या साम्राज्य नहीं बना सकते, अखंड राष्ट्र नहीं बना सकते। ये हम ही लोग कर सकते हैं। और हम लोगों ने जब भी शासन सत्ता किया है, समता से, ममता से, मैत्री से, करुणा से, रचना से, तो उसी की जरूरत है। हम लोगों के बीच एक और विचारधारा बड़ी पनप रही, मैं आगाह करना चाहता हूँ। कानपुर के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। गाली गलौज की भाषा सिखाना। हम लोग पता नहीं एक जाति को गरियाते गरियाते कब अपने चचा को गरियाने लगे, कब अपने ताऊ को गरियाने लगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये गाली गलौज की भाषा से ऊपर उठी। देश चलाना है, देश चलाना है तो शऊर सीखिए, स्वस्थ रचनात्मक भाषा, देश को चलाने की भाषा। ये दलितवाद का सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष यही है कि दलित साहित्य आज एक वितृष्णा हम लोगों के अंदर पैदा कर रहा है। एक घृणा की मानसिकता, एक विद्वेष की मानसिकता पैदा कर रहा है। ये विषमता की जो विष वेल है, ये घृणा से नहीं दूर होगा, ये प्रेम मोहब्बत करुणा से, ये बुद्ध के मार्ग से है। बैर से नहीं दूर होता। बैर जो है वो प्रेम और मोहब्बत से दूर होता है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सनातन धर्म है। आज लोग कहते हैं ना सनातन धर्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? बुद्ध ने कहा ना कि बैर से बैर नहीं मिटता, अबैर से बैर, यानी प्रेम से, मोहब्बत से, करुणा से, रचना से, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सम्मान, समन्वय से बैर मिटता है। एष धम्मो सनातन, बुद्ध ने कहा यही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म का तो हम लोग पालन करने वाले हैं। हम ही लोग अखंड राष्ट्र बनाए, अखंड समाज बनाए। हम ही लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संस्थापक हैं। बहुत सी बातें हैं, बहुत लंबे समय से भाषण सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बातें हो चुकी।
तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जुड़े और इस मूवमेंट को बढ़ाएं। बड़ा कठिन मार्ग है। कठिन मार्ग ये है कि जिस ढंग से राजनीति शोषित समाज की भ्रमित हुई है, हम लोगों के बीच तात्कालिक लाभ वाले नौजवान जनप्रतिनिधि तमाम बहुत पैदा हो गए हैं। अब उनको जल्दी मोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे बातें समझ में आएगी। और नौजवानों को जिनको कहीं लाभ से जुड़ने की आकांक्षा नहीं है, हमारी पार्टी से जुड़े। यहाँ तो भविष्य ही भविष्य है। यहाँ पूरा देश चलाने का, पूरे देश के नेतृत्व करने का अवसर है। ये एक व्यक्ति की कपौती नहीं है इस पार्टी में, एक जात की कपौती नहीं है, एक वंश की कपौती नहीं है। यहाँ जितने प्रतिभाशाली लोग हैं आए, सब मिलजुल करके हम लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम, मोहब्बत, सम्मान, समन्वय से इस पार्टी को चलाएं। यहाँ व्यक्ति कोई नहीं, यहाँ व्यक्ति के भोकाल को भी हम लोग नहीं पसंद करते। और ये मानिए कि जो हमारी राष्ट्रीय टीम है बहुत ही सहज है, विनम्र है। सब लोग, इसमें से कोई भोकाली नहीं है। और अगर यदि जानी यकीन इस पार्टी में कोई भोकाली आदमी होगा तो उसको सबसे पहले निकाला जाएगा। हमें भोकाल नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला आदमी चाहिए, जोड़ने वाला आदमी चाहिए। समाज जोड़ने से राजनीति आगे बढ़ती है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने धैर्यपूर्वक सुना। कोई आपके दिल में प्रश्न हो, कोई लगता हो कि आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि जाने के बाद और इस भाषण के बाद पूछना उचित नहीं है। कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, राजनीति के किसी विषय पर, वर्तमान राजनीति के विषय पर किसी समस्या के बारे में कोई आशंका हो तो आपका स्वागत है। शंका का समाधान हो जाना चाहिए। कभी कभी विमर्श में, संवाद में हो सकता है कि मेरी दृष्टि गलत हो, आपके दृष्टि से, आपके कथन से, आपके तर्कों से हो सकता है हम लोगों को संशोधन करना पड़े। पार्टी हरदम संशोधन के लिए तैयार है, क्योंकि अगर देश की राजनीति आपको चलाना है तो जैसा कहा कि बड़ा जाल तो लगाना पड़ेगा, लेकिन उस जाल में लगाने में जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ आएंगी उनको भी समय समय पर संशोधन, परिवर्तन करते रहना पड़ेगा। इसी के साथ मैं पुनः सभी लोगों को धन्यवाद